Hello students, welcome to your channel Photons Academy. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कूलाम्स लॉ और एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इस लेक्चर में हम देखेंगे, हम शुरुआत करते हैं यूनिट ऑफ चार्जेस से। तो आज का जो टॉपिक है पहला वो है यूनिट्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस की जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है? कूलाम। कूलाम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। सीजीएस यूनिट जो होती है कूलाम की, उसको बोलते हैं स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, और इसका एक और नाम है ESU। ESU भी क्या है? स्टेट कूलाम की जगह ही यूज होता है। सीजीएस यूनिट है ये भी। अब आती है इन दोनों में रिलेशन क्या है फिर। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU के। ठीक है, ये इन दोनों में रिलेशन हो गई। 1 कूलाम में इतनी वैल्यूज होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परमिटिविटी। कि परमिटिविटी क्या होती है। ओके गाइज, तो परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है मीडियम की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ medium that determine the electric force acted between 2 point charges in that मीडियम। यानी कि जो परमिटिविटी होती है, जो वैद्युतशीलता होती है, वो किसी एक माध्यम का गुण होती है, प्रॉपर्टी होती है मीडियम की। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है? जो डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है इलेक्ट्रिक फोर्स को, यानी कि वैद्युत बल को, जो कि दो बिंदु आवेशों के बीच में कार्य कर रहा है उस मीडियम में रखे हुए। ठीक है, उसको ही, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मीडियम की परमिटिविटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। परमिटिविटी जो होती है, एक तो होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन के नीचे जीरो लगा के। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब होता है वैक्यूम की परमिटिविटी की बात कर रहे हैं हम, या एयर की परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर होता है एक एप्सिलॉन एम। ये किसी मीडियम की परमिटिविटी हो गई। इसका मतलब है मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक सिस्टम है चार्जेस का। ठीक है, ये दो चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड Q1 Q2 है। इनकी बीच डिस्टेंस R है। इन पर जो फोर्स लग रही है वो कोई F है। और ये जो सिस्टम है ये एयर में रखा है। पहले हमने सपोज करा एयर में या वैक्यूम में रखा है ये सिस्टम। तो इनके बीच में जो लगने वाली कूलाम फोर्स है, डेट विल बी FA इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब एयर में रखी है तो यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इस सिस्टम को हमने किसी मीडियम में रख दिया, किसी मीडियम में अगर ठीक है, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन एम है। ओके, तो अब जो फोर्स है उनके बीच एक्ट करने वाली, उसको हमने नाम दे दिया कोई FM। और वो वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2 से। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की रेशो देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है इन मीडियम्स को, एयर
और किसी अनदर मीडियम में रखने पर इस सिस्टम को, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड किया तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी ये एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, एफ ए की वैल्यू क्या है, ये रही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। एफ एम की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, जो कटते हैं उनको काट दो, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बच गया 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बच गया 1/एप्सिलॉन एम। एंड वी नो कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो हमारी ये रिलेशन बन गई एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमारी रिलेशन आ गई, और इस रेशो को बोलते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी रिलेटिव परमिटिविटी की, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। और रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो के का मतलब क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कोई क्या बोलते हैं, वुड होगी, पेपर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, ये सब के सब क्या है, वाटर हो गया, ये सब के सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको ही बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, इससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो हमने किया उसको अप्लाई कर सके। ओके, तो लेट मी टेक अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकुलाम, प्लस का 5 माइक्रोकुलाम, प्लस का 10 माइक्रोकुलाम एंड माइनस का 10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर ए बी एंड सी of equilateral triangle ABC having each side of 5 centimeter. Determine the resultant force on the charge at A. कहने का मतलब है कि 3 चार्जेस है, प्लस 5 माइक्रोकुलाम, प्लस 10 माइक्रोकुलाम, माइनस का 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है, आर प्लेस्ड इन एयर, एयर में रखे हैं, किसी ट्रायंगल है, संभव त्रिभुज है कोई, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, जिसके कॉर्नर पर रखे हैं ABC पर, ठीक है, हैविंग ईच साइड, उसकी जो साइड है हर एक साइड 5 सेंटीमीटर लेंथ की है। कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स बताओ किस पर, चार्ज A पर, चार्ज A पर परिणामी बल पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो लेट्स मेक अ ट्रायंगल। तो हमने सपोज करा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारा, ठीक है, इसके हर कॉर्नर पे क्या रखे हैं, चार्ज रखे हैं, तो Q1 Q2 एंड Q3। सपोज करा ये वाला पॉइंट है, उसने कहा कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट A। तो हमने सपोज करा कि ये A रखा है यहाँ पे, B चार्ज रखा है यहाँ पे, एंड C चार्ज इज प्लेस्ड एट हेयर। ओके, A पर कितना रखा है, प्लस का 5 माइक्रोकुलाम, तो A पर जो चार्ज है वो है प्लस का 5 माइक्रोकुलाम। B पर जो चार्ज रखा है वो है प्लस का 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है, तो प्लस का 10 माइक्रोकुलाम। और C पर जो चार्ज रखा है वो है माइनस का 10 माइक्रोकुलाम। हर एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ की है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ओके,
सबसे पहले सबसे पहला काम होता है डायरेक्शन बनाने का। ओके, तो हमें फोर्स निकालनी है चार्ज ए पर। ओके, तो चार्ज ए पर जो फोर्स लगेगी वो हम हर एक चार्ज के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बी चार्ज, जो बी पे रखा है। तो बी पे जो चार्ज रखा है वो इस पर एक फोर्स लगाएगा ए पर। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा ए पर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन जो है जॉइनिंग लाइन, उसी के अलॉन्ग होगी। ये बात पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि ये होगी हमारी डायरेक्शन। बी ने जो फोर्स लगाई ए पर, यानी ये हो गई फोर्स ऑन ए बाई बी, तो एफ ए बी। सी जो है, और ये फोर्स इस तरफ क्यों आई है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर चार्जेज है, तो रिपल्सन होगा ना ये इनके बीच में, तो ये चार्ज इस चार्ज को दूर धकेलने की कोशिश करेगा। तो ये डायरेक्शन हो गई एफ ए बी की। अब देखते हैं सी किस तरह फोर्स लगाएगा ए पर। तो सी क्या है, नेगेटिव है, तो ये 5 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अपनी तरफ खींचेगा अलोंग द जॉइनिंग ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी तुम्हारी फोर्स ऑन ए बाई सी, तो एफ ए सी की। तो ये डायरेक्शन हो गई एफ ए सी की। अब दो वेक्टर जब किसी एंगल पर लग रहे हो तो रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है, उनके बीच से कहीं निकलता है। तो ये सपोज किया कि यहाँ से इनका कहीं रिजल्टेंट निकलेगा एफ, ये इसका रिजल्टेंट है एफ। उसने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें पता है समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, ये जो है दो पैरेलल लाइंस है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन जो है आपस में पैरेलल है पूरी की पूरी, और ये पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रही है इस टाइप से। तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। ओके, और जितना एंगल ये होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। अब ये देखो, ये पूरा एंगल कितना है 180, ये 60 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 60। ओके, तो ये 60 है तो ये भी 60। ये पूरा एंगल कितना हो गया 120, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, तो कितना आएगा 60। तो ए जो ये वेक्टर है एफ ए बी, यानी जो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है पूरा का पूरा 120। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा एंगल निकल के आएगा 120 का। ओके, कहने का मतलब ये है, देखो इसको इमेज को यहाँ पे देखो, एक फोर्स लग रही है इस तरफ, राइट, और एक फोर्स लग रही है इस तरफ। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का, कोई वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है हमको। यहाँ पे सपोज करते हैं कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, और इनके बीच से इनका रिजल्टेंट निकलता है आर। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, और ए और बी के बीच जो एंगल है वो थीटा है अगर, तो आर का फॉर्मूला होता है आर इजक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो एंगल कौन सा आता है यहाँ पे, थीटा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, तो कोस थीटा यहाँ पे आता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे इस तरीके से ये रिलेशन बनते हैं, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन पहले हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए दो वेक्टर्स के बीच का। तो एक वेक्टर इस तरफ लाई कर रहा है यानी एफ ए बी, ये है एफ ए बी, और ये है एफ ए सी। तो पहले इनका रिजल्टेंट निकलेगा इनके बीच से, और ये एंगल कितना है पूरा का पूरा, ये भी हमने निकाला 120, ये एंगल है पूरा 120। और रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, इनके बीच से कहीं निकलेगा, ये हमने सपोज करा यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकल गया एफ वेक्टर। ओके, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये रिजल्टेंट इक्वल टू होगा एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है डेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है
एफ ए बी और एफ ए सी निकल जाएगा आराम से, क्योंकि हमारे पास चार्जेस की वैल्यू भी है दोनों के दोनों और इनके बीच की डिस्टेंस भी है। तो इसका मैं मिटा देता हूँ। देखो अब हमारे पास वैल्यू निकालनी है हमें एफ ए बी की। अब हम फाइंड करेंगे एफ ए बी एंड एफ ए सी की वैल्यूज़ क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स सी एफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है कूलम्ब्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। के की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 किसके बीच में है, Q1 Q2 ए और बी के बीच में। तो ए पर जो चार्ज रखा है और बी पे जो चार्ज रखा है उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो वैल्यू रख देते हैं कि 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, प्लस की 5 माइक्रो, यानी 5 माइक्रो इंटू 10 माइक्रो, और आर की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को हमें बदलना पड़ेगा मीटर में। तो आर की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और माइक्रो को भी यहीं पे लिख देते हैं, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, ये माइक्रो का मीनिंग होता है। तो आर का स्क्वायर यानी 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ओके, लेट्स सॉल्व इट। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 माइक्रो का मीन्स है 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। 2 बार माइक्रो है तो 2 बार हमने लिखनी पड़ेगी वैल्यू। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, यानी 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर होता है 10 की पावर -4। 1 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, और इस 5 से 10 कैंसिल हो गया है 2 टाइम्स, तो 5 2 जा 10, तो 2 और 9 दूनी 18, यानी कि 9 2 जा 18 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12। भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगी -6 प्लस -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी इनके बीच में, तो ये दोनों प्लस हो जाएगी यानी कि, और 6 और 6 12 हो जाएगी माइनस की। ये 10 की पावर -4 ये ऊपर जाएगी तो प्लस की 4 हो जाएगी। तो वैल्यू हमारे पास बचेगी 18 इंटू 9 और 4 हो गई 13, तो 10 की पावर 13 इंटू 10 की पावर -12। तो हमारे पास बच जाएगा केवल 18 इंटू 10 की पावर 1 यानी 10। तो आंसर आ गया इसका, एफ ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 न्यूटन। ओके गाइस, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 180 न्यूटन, 180 न्यूटन। इसी तरह हम एफ ए सी की वैल्यू भी निकालना चाहेंगे, तो हम एफ ए सी की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ए सी इज इक्वल टू, फिर से वही के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू बन रही है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 5 माइक्रो इंटू 10 माइक्रो, Q2 हमारा क्या है 10 है, क्योंकि ए और सी के बीच देख रहे हैं तो ए पे चार्ज रखा है +5 और सी पे चार्ज रखा है -10, और अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम बन रही है ना, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, एफ ए सी की वैल्यू भी 180 ही आएगी। तो 180 न्यूटन आ गया एफ ए सी भी हमारा। अब ये वैल्यू एफ ए सी की और एफ ए बी की हम पुट कर देंगे, हमने जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी रिजल्टेंट की इसमें, तो इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये आ जाएगी √180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180 इंटू कोस 120। कोस 120 की वैल्यू होती है 1 माइनस का 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा √180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ पे इसको माइनस कर देगा, तो माइनस ये भी क्या हो गया 180 का स्क्वायर, तो 180 के स्क्वायर से 180 का स्क्वायर गया, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया 180 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स होगी ए पर वो क्या होगी 180 न्यूटन रहेगी, ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, कि हम
पूरे सिस्टम को अलग अलग चार्जेस में डिवाइड करके दो दो पेयर की फॉर्म में उस पर फोर्स देखेंगे और फिर सब की वजह से जो फोर्स होगी उनका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई एक सोर्स चार्ज रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, हमें पता है कि जो प्लस चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वे बाहर की तरफ निकलती है और माइनस में अंदर की तरफ आती है। ठीक है, तो हमने इसको प्लस चार्ज दिया है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इससे बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी इससे बाहर की तरफ निकलने वाली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, ठीक, ये क्या क्रिएट कर रहा है, अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट कर रहा है इस तरीके से, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैली हुई है। इस रीजन के अंदर हमने किसी पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया लाके, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जिसका यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसका यूज करते हैं, ऐसा चार्ज जिसका यूज करते हैं हम टेस्ट करने के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है, तो मान लो ये कोई रीजन है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक चार्ज जिसकी वैल्यू हमें पता होगी उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अगर ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना, या अट्रैक्शन की या रिपल्सन की, तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये ऐसा चार्ज जिसको टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, किसी रीजन के अंदर, किसी चार्ज के रीजन के अंदर किसी पॉइंट पी पे रख दिया, तो ये क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये एक बल एक्सपीरियंस करेगा, बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इस रीजन को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये सोर्स चार्ज के अराउंड। समझी बात, ये है हमारा सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज के अराउंड वो रीजन जहाँ पे किसी अनदर चार्ज को लाकर रखने पर वो चार्ज एक फोर्स को फील करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैथमेटिकल वे में इसको देख लेते हैं। मैथमेटिकल वे में इसका कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इट इज़ गिवन बाय द रेशो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। ठीक है, यानी E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। कहने का मतलब ये है कि ये रेशो होती है, अनुपात होता है किसका, कि टेस्ट चार्ज क्या फोर्स फील कर रहा है यहाँ पे उस पर फोर्स कितनी लग रही है, वो हमने सपोज कर ली F लग रही है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज। ओके, और क्यू नॉट क्या है यहाँ पे, ये टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, टेस्ट चार्ज। तो कहेंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल तथा आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम इस तरीके से, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, है ना, और उसकी रेशो किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज के साथ। तो बोलेंगे, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by the test charge to the magnitude of the test charge, ठीक है, is called
इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, तो ये क्या है, रेशो है इलेक्ट्रिक फोर्स का जो जिस जिस पॉइंट पे वो फील कर रहा है। ये आर डिस्टेंस पे रखा है, मान लिया हमने, सपोज किया कि ये आर डिस्टेंस पे रखा है। ये कोई सोर्स चार्ज है क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा है जिस पर हम निकालना चाह रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होगी इस पर लगने वाली वाली है ना, एक चार्ज हमारे पास क्यू है, दूसरा चार्ज हमारे पास क्यू नोट है, दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हैं। तो बाई कूलम्ब्स लॉ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई डेट चार्ज इज गिवन बाई, तो इस पर लगने वाली जो फोर्स होगी उसको हम कूलाम के नियम से देंगे। तो K इज इक्वल टू क्यू नोट, पहला चार्ज क्या है हमारे पास Q, दूसरा चार्ज क्या है क्यू नोट, अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की R, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये तो कि फोर्स इनके बीच एक्ट करने वाली। हम निकालना चाहते हैं P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे E की। E इज इक्वल टू, इसमें F की वैल्यू पुट कर देंगे, तो K क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर और इनटू में 1 अपॉन क्यू नोट तो है यहाँ पे, ये 1 अपॉन क्यू नोट तो बचा हुआ है ना, तो इस क्यू नोट से एक क्यू नोट कैंसिल हो गया और E इज इक्वल टू K क्यू अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और ये होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पे एक्सपीरियंस कर रहा होगा। K का मतलब क्या है पे, K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द पॉइंट P। ओके, तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का कि E इज इक्वल टू होता है K क्यू अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी क्यू नोट नहीं है ना, तो क्यू नोट जो है यहाँ पे है ही नहीं इस फॉर्मूले में। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि कोई सोर्स चार्ज है, उसकी वजह से किसी पॉइंट P पर जो फील्ड है वो इस बात से इंडिपेंडेंट है कि वहाँ पे तुम कितना चार्ज ला के रख रहे हो, है ना। तो क्यू नोट से इंडिपेंडेंट है ये वैल्यू, तो क्यू नोट पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 10 माइक्रोकूलम का सोर्स चार्ज है और उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम 5 माइक्रोकूलम का चार्ज ला के रखा, अनोदर हमारे पास 10 माइक्रोकूलम का ही सोर्स है, सोर्स सेम है, डिस्टेंस भी सेम है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, इस बार हमने 10 माइक्रोकूलम रख दिया ला के। ठीक है, तो जो सोर्स है वो तो सेम है, क्यू सेम है, डिस्टेंस R दोनों के लिए सेम है, लेकिन क्यू नोट की वैल्यू वेरी कर रही है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरी करेगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने क्या देखा फॉर्मूले में कि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी क्यू नोट नहीं है, तो इसका मतलब है इस बात से इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों केस में यहाँ पे सेम ही होगा, क्योंकि केवल क्यू और आर पे डिपेंड कर रहा है कि सोर्स क्या है तुम्हारा और कितनी डिस्टेंस पे तुम उसको निकालना चाह रहे हो। ओके, तो इससे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। ठीक है, जबकि इस फॉर्मूले से हमें ऐसा लग रहा था कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करता है क्यू नोट पे, है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये केवल डिपेंड करता है सोर्स और सोर्स से इसकी डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट, क्योंकि यूनिट भी पूछ ली जाती है, तो हमारे पास E का फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू नोट। तो एफ को मेजर करते हैं कहीं में न्यूटन में, तो न्यूटन में, और चार्ज को कूलाम में, तो इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, ये इसकी यूनिट हो गई हमारे पास न्यूटन पर कूलाम। एक और यूनिट होती है इसकी, एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वी अपॉन एल, जहाँ पे वी क्या है, वोल्टेज है, और एल क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो वोल्ट, वी को मेजर करते हैं वोल्ट में और एल को मेजर करते हैं मीटर में, तो एक यूनिट इसकी निकल के आ जाएगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो यूनिट आ गई, वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलाम। इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन भी देखते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन, ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या है हमारे पास फिर से, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट,
एफ़ की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, क्यू नोट की डायमेंशन होती है ए टी, ठीक है, ए टी। तो वैल्यू क्या बन जाएगी ये एम एल टी ऊपर जाएगा तो टी की माइनस वन हो जाएगी, और टी की माइनस टू पहले ही ऑलरेडी ऊपर है, तो टी की माइनस थ्री, और ए ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए माइनस वन। ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए खूब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।